नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों की समरी सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स किताब की, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक वॉल्टर इसाक्सो ने। ये किताब एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की जिंदगी, उनकी सोच और उनके शानदार इनोवेशंस की कहानी बताती है। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और नई चीजें इन्वेंट करने का जुनून रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1। एक मेहनती पिता और एक शरारती दोस्त ने जॉब्स में इंजीनियरिंग और डिजाइन का प्यार जगाया। 24 फरवरी 1955 को अब्दुल फतेह जंडाली और जोआन शीबल के घर एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वे इस बच्चे को नहीं पाल सके। शीबल का परिवार बहुत सख्त कैथोलिक था और अगर उन्हें पता चलता कि उनका बच्चा एक मुस्लिम आदमी से है, तो वे उन्हें घर से निकाल देते। इसलिए शीबल को मजबूरन अपने बच्चे को गोद देना पड़ा। इस बच्चे को सिलिकॉन वैली में रहने वाले पॉल और क्लारा जॉब्स नाम के एक दंपति ने गोद लिया और उसका नाम स्टीफन रखा। शुरुआत से ही पॉल ने स्टीव को मैकेनिक्स, मशीनों को बनाने और ठीक करने का शौक देने की कोशिश की। स्टीव को आज भी याद था कि वो अपने पिता के काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित थे। उदाहरण के लिए, जब परिवार को अलमारी की जरूरत होती, तो पॉल खुद उसे बना लेते और स्टीव को भी इसमें मदद करने देते। उनका घर भी बहुत खास था। ये एक स्मार्ट लेकिन सस्ता आधुनिक घर था, जिसमें छत तक कांच की दीवारें थी और खुला डिजाइन था। इस घर ने स्टीव में साफ और सुंदर डिजाइन के लिए रुचि बढ़ा दी। बाद में जब स्टीव हाई स्कूल में थे, तो उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई। दोनों तुरंत अच्छे दोस्त बन गए। वोजनियाक उम्र में 5 साल बड़े थे और पहले से ही कंप्यूटर तकनीशियन थे। उन्होंने जॉब्स को कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सिखाया। जॉब्स और वोजनियाक आम युवाओं की तरह ही थे। उन्हें शरारतें करना बहुत पसंद था। साथ ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना भी अच्छा लगता था और वे नए नए उपकरण बनाना चाहते थे। इन दोनों रुचियों को मिलाकर 1971 में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट ब्लू बॉक्स बनाया। ये एक ऐसा उपकरण था जो लोगों को बिना पैसे खर्च किए लंबी दूरी की फोन कॉल करने की सुविधा देता था। वोजनियाक ने इसका डिजाइन तैयार किया और जॉब्स ने इसे एक बिजनेस में बदल दिया। उन्होंने $40 के पार्ट्स लेकर इस डिवाइस को $150 में बेचना शुरू किया। दोनों ने लगभग 100 ब्लू बॉक्स बेचे। इससे उन्हें यह समझ आया कि अगर वे वोजनियाक की इंजीनियरिंग और जॉब्स के बिजनेस आइडिया को मिलाएं, तो वे कुछ बड़ा कर सकते हैं। अध्याय 2। जॉब्स की रुचि, आध्यात्मिकता, LSD और कला ने उनकी सोच और फोकस को बदला। 1960 के दशक के आखिर में गीक्स, टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले लोग और हिप्पियों की संस्कृतियां आपस में मिलने लगी थी। इसी वजह से गणित, विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपने जुनून के अलावा जॉब्स भी इस नई संस्कृति में घुलने लगे और उन्होंने LSD, एक प्रकार का ड्रग, का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1972 में जॉब्स ने ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मेडिटेशन, ध्यान और LSD के प्रयोग को गंभीरता से अपनाया। जॉब्स का मानना था कि इन अनुभवों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जॉब्स के लिए इसका मतलब था कि बेहतरीन चीजें बनाना ही सबसे जरूरी है। वे पूर्वी आध्यात्मिकता, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते थे। इसलिए वे भारत भी आए और 7 महीने तक यहां रहे। इस दौरान ज़ेन बौद्ध धर्म उनकी सोच का अहम हिस्सा बन गया। इससे उन्हें सीमित, मिनिमलिस्ट और साफ डिजाइन की समझ आई और उन्होंने अंतर्ज्ञान, इंस्टिंक्ट की शक्ति को पहचाना। LSD और आध्यात्मिकता ने जॉब्स को एक खास तरह का फोकस दिया, जिसे रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड कहा जाता था। इसका मतलब यह था कि अगर जॉब्स ने कुछ ठान लिया, तो वे किसी भी तरह उसे सच करके ही मानते थे। उनकी साफ और सरल डिजाइन की सोच को बनाने में कला, आर्ट के प्रति उनके उत्साह ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जॉब्स हमेशा कहते थे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स का डिजाइन सुंदर, साफ और आसान होना चाहिए। भले ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था,
लेकिन फिर भी वे कुछ क्लासेस लेते रहे। उन्होंने कैलीग्राफी, सुंदर लिखावट की क्लास भी ली, जिससे उन्हें एप्पल मैक के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को बेहतर बनाने में मदद मिली। इस तरह आध्यात्मिकता, LSD, कला और डिजाइन की गहरी समझ ने जॉब्स को एक नए नजरिए और अनोखे विजन वाला लीडर बना दिया। अध्याय 3, सेब के खेत की यात्रा से मिला नाम, मेहनत से बनी कंपनी। ये सुनने में अजीब लगता है कि एक आध्यात्मिक सोच वाला LSD का शौकीन इंसान कैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत में कई लोग कंप्यूटर को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, पर्सनल एक्सप्रेशन का जरिया मानने लगे थे। जब जॉब्स ध्यान, मेडिटेशन और ड्रग्स में डूबे हुए थे, तब भी वे अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे थे। ठीक उसी समय उनके दोस्त स्टीव वोजनियाक को पर्सनल कंप्यूटर बनाने का विचार आया। उस वक्त सिलिकॉन वैली में टेक्नोलॉजी क्रांति शुरू हो रही थी। वोजनियाक होमब्रू कंप्यूटर क्लब नाम के ग्रुप में शामिल हुए, जहां टेक्नोलॉजी के दीवाने लोग अपने विचार शेयर करते थे। वहां यह मान्यता थी कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और प्रति संस्कृति, काउंटर कल्चर का मेल जरूरी है। वहीं पर वोजनियाक को एक नया विचार आया। उस समय कंप्यूटर को काम करने के लिए अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत होती थी, जिससे वे जटिल और महंगे हो जाते थे। वोजनियाक ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसमें कीबोर्ड, स्क्रीन और कंप्यूटर ऑल इन वन पैकेज में हो। शुरुआत में वोजनियाक इसे मुफ्त में देने की सोच रहे थे, क्योंकि होमब्रू क्लब की नीति यही थी। लेकिन जॉब्स ने उन्हें समझाया कि वे इस आविष्कार से पैसे कमा सकते हैं। एप्पल कंपनी की शुरुआत 1976 में सिर्फ $1,300, करीब 1 लाख रुपए की पूंजी से वोजनियाक और जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। कंपनी का नाम तय करने वाले दिन जॉब्स एक सेब के खेत में गए थे। उन्हें एप्पल नाम इसलिए पसंद आया क्योंकि यह सरल, मजेदार और लोगों के लिए परिचित था। इसके बाद वोजनियाक और जॉब्स ने दिन रात मेहनत की और एक महीने में 100 कंप्यूटर हाथ से बनाए। इनमें से आधे कंप्यूटर एक लोकल कंप्यूटर डीलर को बेचे गए और आधे दोस्तों और ग्राहकों को। सिर्फ 30 दिनों में एप्पल का पहला कंप्यूटर एप्पल आई मुनाफा कमाने के करीब पहुंच चुका था। अध्याय 4, जॉब्स, एक सख्त और जुनूनी परफेक्शनिस्ट। जो लोग स्टीव जॉब्स को करीब से जानते थे, वे मानते थे कि वो अनियमित और संकी स्वभाव के थे। अगर काम उनके उच्च मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो वे गुस्सा हो जाते और लोगों पर कड़ी आलोचना करते। जॉब्स इतने सख्त और चिड़चिड़े क्यों थे? इसका मुख्य कारण उनका परफेक्शनिस्ट रवैया था। वे चाहते थे कि एप्पल II पूरी तरह से डिजाइन किया गया बेहतरीन फीचर्स वाला कंप्यूटर हो, जो शुरू से अंत तक एकदम परिपूर्ण लगे। हालांकि इसी जुनून ने एप्पल II को 1977 में सफल बनाया, लेकिन कंपनी में लोगों की ऊर्जा और इच्छा शक्ति को खत्म भी कर दिया। अगर कोई कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, तो जॉब्स बिना झिझक उनकी आलोचना करते। छोटी छोटी गलतियों पर वे बहुत नाराज हो जाते। जैसे जैसे एप्पल बड़ा हुआ, जॉब्स और अनियमित और सख्त होते गए। इन्हीं कारणों से माइक स्कॉट को एप्पल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिनका मुख्य काम जॉब्स पर नियंत्रण रखना था। स्कॉट को वो सारे मुश्किल फैसले लेने पड़ते जिनका सामना करने से बाकी कर्मचारी डरते थे। इस कारण जॉब्स और स्कॉट के बीच अक्सर बहस होती और कई बार जॉब्स रो भी पड़ते, क्योंकि उन्हें एप्पल पर अपना नियंत्रण छोड़ना मुश्किल लगता था। जॉब्स को सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब स्कॉट ने उनकी परफेक्शनिस्ट सोच को सीमित करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, जब एप्पल II के केस के लिए 2000 रंगों में से कोई भी बेज रंग उन्हें सही नहीं लगा, तब स्कॉट को दखल देना पड़ा। इसी तरह जब जॉब्स ने सिर्फ ये तय करने में दिन बिता दिए कि कंप्यूटर केस के कोने कितने गोल होने चाहिए, तब भी स्कॉट ने हस्तक्षेप किया। स्कॉट का ध्यान एप्पल के प्रोडक्ट्स को जल्द से जल्द बाजार में लाने और उन्हें सफल बनाने पर था, जबकि जॉब्स हर छोटी से छोटी चीज को परफेक्ट बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि दोनों के बीच अक्सर मतभेद होते रहते थे। अध्याय 5, मैकिन्टोश ने जॉब्स को टेक आइकन बनाया,
लेकिन उनका तीखा स्वभाव उन्हें ले डूबा। एप्पल II की लगभग 6 मिलियन यूनिट्स बिकने के बाद इसे पर्सनल कंप्यूटर उद्योग के विकास की चिंगारी माना गया। लेकिन जॉब्स के लिए यह पूरी तरह से सफलता नहीं थी, क्योंकि एप्पल II वास्तव में वोज़नियाक की रचना थी, न कि उनकी अपनी। जॉब्स एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते थे जो ब्रह्मांड में एक छेद करे। इसी जुनून से प्रेरित होकर उन्होंने मैकिन्टोश पर काम शुरू किया, जो एप्पल II का उत्तराधिकारी बना और जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग को और अधिक बदल दिया। यही वो उत्पाद था जिसने जॉब्स को एक टेक्नोलॉजी आइकन के रूप में स्थापित किया। हालांकि मैकिन्टोश पूरी तरह से जॉब्स की अपनी खोज नहीं थी। उन्होंने वास्तव में ये परियोजना जेफ रस्किन से ली, जो मानव कंप्यूटर इंटरफेस के विशेषज्ञ थे। जॉब्स ने इस विचार को अपनाया और एक ऐसी मशीन बनाई जो एक शक्तिशाली माइक्रोप्रोसेसर पर चलती थी, उन्नत ग्राफिक्स को सपोर्ट करती थी और माउस से नियंत्रित हो सकती थी। मैकिन्टोश की अभूतपूर्व सफलता का एक बड़ा कारण इसका शानदार मार्केटिंग अभियान था। 1984 में रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित एक चर्चित टीवी विज्ञापन ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया। इस विज्ञापन की वजह से मैकिन्टोश लॉन्च बहुत चर्चा में रहा, जिससे न केवल उत्पाद बल्कि जॉब्स खुद भी सुर्खियों में आ गए। हमेशा की तरह चतुर जॉब्स ने कई प्रमुख पत्रिकाओं को इंटरव्यू दिए, जिससे पत्रकारों को लगा कि वे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रहे हैं। उनकी यह रणनीति सफल रही और मैकिन्टोश ने जॉब्स को अमीर और मशहूर बना दिया। वे इतनी बड़ी हस्ती बन चुके थे कि अपनी 30वीं जन्मदिन की पार्टी में उन्होंने मशहूर गायिका एला फिट्जगेराल्ड को बुलाया। लेकिन इस सफलता के बावजूद जॉब्स का गुस्सैल और नियंत्रणकारी स्वभाव कम नहीं हुआ। वो अपने कर्मचारियों से पूर्णता की उम्मीद करते थे और अगर कोई उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो उसे कड़ी फटकार लगाते थे। उनके असहनीय व्यवहार के कारण कंपनी में तनाव बढ़ता गया। आखिरकार 1985 में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जॉब्स को कंपनी से निकालने का फैसला किया। अध्याय 6, नेक्स्ट में असफलता, लेकिन पिक्सर ने बनाई सफलता की कहानी। एप्पल से निकाले जाने के बाद जॉब्स को गहरा झटका लगा, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि अब वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं और अपने अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक नया व्यवसाय शुरू किया, जिसका उद्देश्य शैक्षिक बाजार के लिए एक कंप्यूटर बनाना था, जिसे नेक्स्ट कहा गया। इस प्रोजेक्ट में जॉब्स को डिजाइन के प्रति अपने जुनून को पूरी तरह से जीने का मौका मिला। उन्होंने केवल लोगो डिजाइन करने के लिए $1 मिलियन खर्च किए और यह जोर दिया कि नेक्स्ट कंप्यूटर का केस एकदम परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। लेकिन उनका परफेक्शनिज्म ही नेक्स्ट की असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। कंप्यूटर को बनाना बेहद मुश्किल हो गया, प्रोजेक्ट में सालों की देरी हुई और जब यह लॉन्च हुआ तो इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम उपभोक्ता इसे खरीद ही नहीं सकते थे। साथ ही इसके लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर भी बहुत कम थे, जिससे यह कंप्यूटर उद्योग में कोई बड़ा असर नहीं डाल पाया और लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। हालांकि इसी दौरान जॉब्स ने एक और निवेश किया, जिसने उनकी तकदीर बदल दी। उन्होंने पिक्सर नामक एक एनिमेशन कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। जॉब्स ने बतौर अध्यक्ष पिक्सर में काम करना शुरू किया और इस कंपनी में उन्हें तकनीक और कला का सही मेल देखने को मिला, जो उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन 1988 तक जॉब्स ने नेक्स्ट में बड़ा नुकसान उठाया और पिक्सर में भी लगभग $50 मिलियन खर्च कर दिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। फिर भी कई सालों के संघर्ष के बाद पिक्सर ने टिन टॉय नामक एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसने 1988 का सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीता। इस सफलता से जॉब्स को समझ में आया कि उनका असली फोकस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से हटकर पिक्सर पर होना चाहिए। ये एक ऐसी कंपनी थी जो अत्याधुनिक और बेहद आकर्षक एनिमेटेड फिल्में बनाने की क्षमता रखती थी। आखिरकार पिक्सर ने डिज्नी के साथ साझेदारी की और अपनी पहली फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। 1996 में रिलीज हुई यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसने पिक्सर को दुनिया के सबसे बड़े एनिमेशन स्टूडियो में से एक बना दिया। अध्याय 7, एप्पल से दूर,
जॉब्स का निजी जीवन बदल गया। एप्पल से बाहर अपने 12 वर्षों के दौरान जॉब्स ने न केवल पेशेवर रूप से बहुत कुछ सीखा, बल्कि अपने निजी जीवन में भी बदलाव किए। 1986 में जब उनकी दत्तक मां का निधन हुआ, तो उन्हें अपनी जड़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी जैविक मां जोआन शीबल की तलाश करने का फैसला किया। जब जॉब्स उनसे मिले तो वो भावुक हो गई और जॉब्स को गोद देने के लिए माफी मांगने लगी। जॉब्स को यह जानकर अचरज हुआ कि उनकी एक बहन भी है, मोना सिम्पसन। मोना और जॉब्स दोनों ही कलात्मक और दृढ़ निश्चयी थे, इसलिए वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। इसी समय जॉब्स की मुलाकात लॉरेन पॉवेल से हुई और 1991 में उन्होंने अपने पुराने ज़ेन गुरु के आशीर्वाद से शादी कर ली। जब उनकी शादी हुई तब पॉवेल पहले से ही उनके पहले बेटे रीड पॉल जॉब्स के साथ गर्भवती थी। बाद में इस दंपति के 2 और बच्चे हुए, एरॉन और ईव। पॉवेल के प्रोत्साहन से जॉब्स ने अपनी पहली बेटी लिसा ब्रेनन के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश की। लिसा उनके पहले रिश्ते से थी और शुरुआत में जॉब्स और उनके संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जॉब्स ने एक अच्छे पिता बनने की कोशिश की और लिसा पॉवेल और जॉब्स के साथ रहने लगी, जब तक कि वो हार्वर्ड कॉलेज नहीं चली गई। बड़े होकर लिसा भी जॉब्स की तरह ही चिड़चिड़ी हो गई। दोनों में से कोई भी पहला कदम उठाने में अच्छा नहीं था, इसलिए वे कई महीनों तक बिना बात किए रह सकते थे। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो जॉब्स का निजी जीवन में लोगों से जुड़ने का तरीका उनके काम करने के तरीके जैसा ही था। अध्याय 8, जॉब्स की वापसी और एप्पल की नई शुरुआत। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ दिया तो कंपनी धीरे धीरे कमजोर होने लगी और घाटे में जाने लगी। इस गिरावट को रोकने के लिए 1996 में गिल एमिलियो को सीईओ नियुक्त किया गया। एमिलियो को लगा कि एप्पल को बचाने के लिए उसे नए और ताजा विचारों की जरूरत है, इसलिए 1997 में उन्होंने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी को खरीद लिया, जिससे जॉब्स फिर से एप्पल के साथ जुड़ गए और सलाहकार बन गए। एप्पल में वापस आने के बाद जॉब्स ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने अपने नेक्स्ट कंपनी के लोगों को एप्पल के बड़े पदों पर बैठाया। इस बीच एप्पल के बोर्ड को एहसास हुआ कि एमिलियो कंपनी को नहीं संभाल सकते। उन्होंने सोचा कि शायद जॉब्स फिर से एप्पल को बचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने जॉब्स को सीईओ बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जॉब्स ने मना कर दिया। उन्होंने सलाहकार बने रहने और नए सीईओ की तलाश में मदद करने की बात कही। हालांकि सलाहकार बनकर भी जॉब्स ने अपनी पकड़ बनाए रखी। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। इस समझौते के तहत मैक के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक नया संस्करण आया, जिससे एप्पल के शेयर की कीमत बहुत बढ़ गई। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद जॉब्स सीईओ बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि एप्पल को बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के बजाय कुछ खास और बेहतरीन प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। 1997 में एप्पल को $1.04 बिलियन का नुकसान हुआ था, लेकिन 1998 में जब जॉब्स ने सीईओ के रूप में अपना पहला पूरा साल पूरा किया तो कंपनी ने $309 मिलियन का मुनाफा कमाया। इस तरह जॉब्स ने एप्पल को पूरी तरह बचा लिया। अध्याय 9, आईमैक और एप्पल स्टोर की शानदार सफलता। जब स्टीव जॉब्स ने डिजाइनर जॉनी आइव की प्रतिभा को पहचाना तो उन्होंने आइव को एप्पल में अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया। ये साझेदारी तकनीकी दुनिया में डिजाइन और नवाचार का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। जॉब्स और आइव ने मिलकर जो पहला प्रोडक्ट डिजाइन किया वो था आईमैक, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसकी कीमत लगभग $1,200 थी और जिसे आम उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया था। आईमैक के डिजाइन ने पारंपरिक कंप्यूटरों के रूपरंग की सोच को चुनौती दी। उन्होंने कंप्यूटर के लिए नीले पारदर्शी केस का इस्तेमाल किया, जिससे ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से आकर्षक दिखे। ये डिजाइन कंप्यूटर को गंभीर और उबाऊ दिखने के बजाय मजेदार और आकर्षक बनाता था। मई 1998 में लॉन्च होते ही आईमैक एप्पल के इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाला कंप्यूटर बन गया। लेकिन जॉब्स को चिंता थी कि एप्पल के अनोखे प्रोडक्ट्स बड़े रिटेल स्टोर्स में बाकी ब्रांड्स के बीच खो सकते हैं।
इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने एप्पल स्टोर खोलने का फैसला किया ताकि वे पूरी खरीदारी प्रक्रिया को खुद नियंत्रित कर सकें। उन्होंने पहले एक प्रोटोटाइप स्टोर तैयार किया, उसे पूरी तरह सजाया और यह सुनिश्चित किया कि ग्राहक को स्टोर में प्रवेश करने से लेकर चेकआउट तक हर अनुभव बेहतरीन लगे। मई 2001 में पहला एप्पल स्टोर खोला गया और यह तुरंत ही बड़ी सफलता बन गया। जॉब्स के साधारण लेकिन आकर्षक डिजाइन और उनकी सोच ने रिटेलिंग और ब्रांड इमेज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अध्याय 10, आईपॉड, आईफोन और आईपैड, डिजिटल दुनिया की क्रांति। एप्पल स्टोर और आईमैक की सफलता के बाद स्टीव जॉब्स ने एक और बड़ी योजना बनाई। वो एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाना चाहते थे जहां पर्सनल कंप्यूटर सभी डिजिटल डिवाइस को जोड़ने वाला केंद्र हो। उन्होंने इसे डिजिटल हब रणनीति कहा। इस रणनीति के तहत कंप्यूटर को एक कंट्रोल सेंटर की तरह विकसित किया गया जो म्यूजिक प्लेयर, वीडियो कैमरा और अन्य डिवाइस को आपस में जोड़ सके। इस विचार को साकार करने के लिए जॉब्स ने पहले एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर बनाने का फैसला किया। 2001 में एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया जिसमें एक क्लिक व्हील, छोटी स्क्रीन और नई हार्ड डिस्क तकनीक थी। शुरुआत में आलोचकों को संदेह था कि लोग $399 के म्यूजिक प्लेयर को खरीदेंगे, लेकिन उपभोक्ताओं ने इसे हाथों हाथ लिया। 2007 तक आईपॉड की बिक्री एप्पल की कुल आय का आधा हिस्सा बन गई। इसके बाद जॉब्स ने एक स्मार्टफोन बनाने की योजना बनाई। 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया। यह दो महत्वपूर्ण तकनीकों पर आधारित था, टच स्क्रीन जो एक साथ कई इनपुट को प्रोसेस कर सकती थी और गोरिल्ला ग्लास जो बहुत मजबूत था। फिर से आलोचकों ने कहा कि कोई भी $500 के फोन के लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन जॉब्स ने उन्हें गलत साबित कर दिया। 2010 के अंत तक आईफोन की बिक्री से होने वाला मुनाफा पूरी दुनिया के मोबाइल बाजार के कुल मुनाफे का आधा हो गया। डिजिटल क्रांति का अंतिम चरण आईपैड का लॉन्च था। जनवरी 2010 में एप्पल ने आईपैड पेश किया। पहले ही महीने में 10 लाख आईपैड और पहले 9 महीनों में 1.5 करोड़ आईपैड बिक गए। आईपॉड, आईफोन और आईपैड की अपार सफलता से यह साबित हो गया कि स्टीव जॉब्स की डिजिटल हब रणनीति ने उपभोक्ता तकनीकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। अध्याय 11, स्टीव जॉब्स की आखिरी लड़ाई। 2003 में स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें कैंसर है। यह खबर एक नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान सामने आई, लेकिन जॉब्स ने इस बीमारी से लड़ने के लिए डॉक्टरों की सलाह मानने के बजाय अपनी खुद की विधि अपनाई। उन्होंने सर्जरी से इनकार कर दिया और कैंसर को ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर और वेगन डाइट जैसी वैकल्पिक विधियों पर निर्भर रहे। 9 महीनों तक इलाज न लेने के कारण उनका ट्यूमर बढ़ता गया और आखिरकार उन्हें आक्रामक सर्जरी करानी पड़ी। 2008 में कैंसर दोबारा लौट आया, लेकिन इस बार भी जॉब्स ने पारंपरिक इलाज से बचने की कोशिश की। उन्होंने केवल फल और सब्जियों का सख्त आहार अपनाया, जिससे उनका वजन 40 पाउंड, लगभग 18 किलो तक कम हो गया। हालात बिगड़ते गए और आखिरकार जॉब्स को लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, लेकिन ये सर्जरी भी उन्हें ठीक नहीं कर सकी। धीरे धीरे उनकी तबीयत गिरती गई और 2011 में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। जॉब्स अपने पीछे दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनियों में से एक एप्पल छोड़ गए। उनके जीवन का हर काम उनकी अद्भुत ऊर्जा और जुनून का परिणाम था। अपनी अंतिम दिनों में उन्होंने कहा, मेरा जीवन और करियर बहुत भाग्यशाली रहा है। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। एप्पल के उत्पादों में जॉब्स की सोच और उनका व्यक्तित्व पूरी तरह झलकता था। उनका मॉडल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के गहरे एकीकरण पर आधारित था, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक बेहतरीन अनुभव मिलता था। दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट ने एक खुली रणनीति अपनाई, जिससे उसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया और कई वर्षों तक हावी रहा। लेकिन लंबे समय में जॉब्स की रणनीति सफल रही, क्योंकि इसने सहज, सुंदर और बेहतरीन उपयोगकर्ता अनुभव को प्राथमिकता दी। अपनी मृत्यु से पहले जॉब्स ये देखकर संतुष्ट थे कि एप्पल ने आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया था और वह दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनी बन चुकी थी।
स्टीव जॉब्स सिलिकॉन वैली में पले बढ़े, जहां कला, प्रौद्योगिकी, ड्रग्स और गीकनेस एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहीं पर उन्होंने एक मजबूत दोस्ती बनाई, जिसने एप्पल को जन्म दिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। अपने जीवन में जॉब्स ने तकनीक के साथ हमारे रिश्ते को नया रूप दिया। उन्होंने साफ सुथरे डिजाइन और उपयोग में आसान इंटरफेस वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए, जिससे हमारी डिजिटल दुनिया और भी आकर्षक बन गई। तो दोस्तों, ये थी स्टीव जॉब्स की जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही शानदार बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में